Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your AppTech Guru. So my dear class 10th students, by finally नए सेशन की नई शुरुआत आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर हो चुकी है, जहां आप क्लास 10th के IT AI CA के वीडियो लेक्चर्स को एकदम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एंड फ्री ऑफ नोट्स एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। आज क्या डिस्कस करने वाले हैं मैम? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 को कंटिन्यू करेंगे क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन के। जी हाँ स्टूडेंट्स, आपकी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक है वो 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट यूनिट आपकी नेटवर्किंग है, जिसका चैप्टर नंबर 1 सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इजीली पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। चैप्टर 2 की धमाकेदार शुरुआत हमने कर दी थी, जिसमें इंटरनेट बेस्ड वेब सर्विसेज क्या क्या है जिसको हम दिन रात यूज कर रहे हैं, उन सारी वेब सर्विसेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया था पॉपुलर वेब सर्विसेज, ईमेल, चैटिंग और उसी के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंफॉर्मेशन रिट्राइवल, ये कुछ 4-5 जो इंपॉर्टेंट वेब सर्विसेज है वो डिटेल में समझी थी। आज के सेशन में वेब सर्विसेज को कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जो वेब सर्विसेज हैं उन्हें एक्सेस करेंगे। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि हम जो ये वेब सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम इंटरनेट पर डिपेंड हो चुके हैं। बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल फोन के क्या अपनी लाइफ को आप इमेजिन कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते मैम, है ना, क्योंकि यही वेब सर्विसेज है जो हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बना रही है। ठीक है जी, तो आज के सेशन में कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 को। पार्ट 1 देखना चाहते हो बेटा जी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से पार्ट 1 देख सकते हो। ठीक है, अब आगे हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा लेंथी चैप्टर है, क्योंकि भाई इंटरनेट इतना वास्ट है तो उसकी इतनी सारी वास्ट सर्विसेज है जिनको पढ़ने में तो थोड़ा समय लगेगा ना। ठीक है जी, चलिए तो आगे आने वाले अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम अगली 2 वीडियोस के बाद शुरुआत करेंगे HTML की, जिसको आपको बहुत बेसब्री से इंतजार है ना जी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वेब सर्विस के साथ में, दैट इज लोकेटिंग साइट्स यूजिंग सर्च इंजन। अभी इंटरनेट को यूज करना है मैम, तो उसके लिए सबसे पहला मेन इसेंशियल सॉफ्टवेयर हमारे पास होना चाहिए, जो इंटरनेट की दुनिया का मेन हीरो है, जिसको आप क्या कहते हो? वेब ब्राउजर। यदि आपके मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, पीसी में वेब ब्राउजर नहीं होगा तो आप क्या सर्च कर पाओगे, कैसे सर्च कर पाओगे, किस सर्विसेज को आप एक्सेस कर पाओगे? किसी को नहीं, है ना। फिर चाहे आपका मैक का क्यों ना सिस्टम हो या विंडोज आपके उसमें हो, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बट यदि आपको अपने फोन में इंटरनेट या अपने लैपटॉप में, पीसी में इंटरनेट एक्सेस करना है, इंटरनेट बेस्ड वेब सर्विसेज को एक्सेस करना है, कोई इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना है, सर्च करना है, देन हमें एक सॉफ्टवेयर सबसे कंपल्सरीली चाहिए होता है इंटरनेट के साथ साथ वेब ब्राउजर, है ना। तो गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, एप्पल सफारी, यूसी ब्राउजर्स, ओपेरा, नाम तो सुने होंगे आपने सभी ने। सभी के अपने सर्च इंजिन होते हैं जहां पर आप इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाते हो। अब जब भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलती है, आपको ना अपने टीचर से मिल पा रही है, कुछ आप सर्च करना चाह रहे हो, आपके पेरेंट्स से ना मिल पा रही है, आप किसी बुक्स में सर्च कर रहे हो वहां नहीं मिल पा रही, तो कहां मिलती है मैम? गूगल पे मिलती है। और अब तो गूगल भी ओल्ड हो चुका है, आजकल तो चैट जीपीटी, मेटा एआई का जमाना आ चुका है मैम, है ना जी, गूगल बार्ड का जमाना आ चुका है, बट फिर भी हम सबसे पहले सर्चिंग जो करते हैं वो गूगल पर ही करते हैं। तो जी हाँ, गूगल इज द वन ऑफ द पॉपुलर सर्च इंजन जो आज भी यूज किया जाता है और आगे भी यूज किया जाएगा। ठीक है, बहुत सी कंपनीज होती हैं जो आपको सर्च इंजन प्रोवाइड करती हैं। सो जितनी भी वेबसाइट्स है, जितनी भी सर्विसेज हैं, हम वो कहाँ एक्सेस करते हैं? सर्च इंजन पे ही सर्च करते हैं, वहीं से आपको सारे वेबसाइट्स एक्सेस करने को मिलते हैं। सो हाउ टू लोकेट साइट्स यूजिंग सर्च इंजन? तो इसके लिए आपको जरूरी होता है यहाँ पर कि आपके पास में लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फोन या फिर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सो सर्च इंजिन्स भी होते क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम्स ही होते हैं, जो आपको कहाँ मिलते हैं? जो आपको अपने सिस्टम पर ही देखने को मिलते हैं। जब आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होते हो वेब ब्राउजर पे, आपको सर्च इंजन भी देखने को मिलते हैं, जिसके थ्रू आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो। वो इंफॉर्मेशन जो कि सर्वर पर स्टोर होती है, तो वो इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन द वेब यू कैन एक्सेस बाय यूजिंग सर्च इंजिन्स। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन इज गूगल। सम अदर सर्च इंजिन्स आर याहू सर्च एंड बिंग ऑल्सो। अब ऐसा नहीं कि गूगल ही पॉपुलर है तो और कोई से नहीं है, और भी बहुत सारे सर्च इंजिन है, जैसे याहू की बात कर लें, बिंग की बात कर लें, माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है, याहू है, ठीक है, AOL है। तो ऐसे बहुत सारे सर्च इंजिन है जिनकी इमेजेस भी आप यहाँ पे देख रहे हो। आप जब भी आप इंटरनेट ओपन करते हो, वेब ब्राउजर ओपन करते हो, तो भाई वहां पे आपको इस तरीके की एक गूगल सर्च बार मिल जाती है जहां गूगल लिखा होता है। अब आपको वॉट एवर यू वांट टू सर्च यहीं पे आप टाइप करते हो और लिंक के फॉर्मेट में आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होना शुरू हो जाती है ना। जो भी सर्च करना है वो हाइपर लिंक के फॉर्मेट में आपको दिखती है, ऑडियो फॉर्मेट
फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, ग्राफिक्स फॉर्मेट में, टेक्सचुअल फॉर्मेट में, हर एक फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन यहाँ आपको अवेलेबल होती है। तो कौन कौन से सर्च इंजिन है, यदि आपसे एमसीक्यूज में पूछ लिया, यदि आपसे इसके बारे में डिटेल में पूछ लिया कि राइट 2 नेम्स ऑफ सर्च इंजिन, या एक्सप्लेन 2 सर्च इंजिन, ठीक है, या ऑप्शंस दे दिया आइडेंटिफाई सर्च इंजिन या आइडेंटिफाई विच इज नॉट सर्च इंजिन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम डेफिनेटली। ठीक है जी। तो गूगल क्या हो गया, गूगल सबसे पॉपुलर सर्च इंजन होता है, इसको ओरिजिनली बैकअप कहा जाता है, इट इज ग्लोबली पॉपुलर। ठीक है। बिंग माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सर्च इंजन है जो कि 2009 में माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू लॉन्च किया गया था। लेटेस्ट वेब बेस्ड सर्च इंजन है जिसमें आप याहू से रिलेटेड जितने रिजल्ट्स है, बेसिकली याहू से रिलेटेड रिजल्ट्स शो होते हैं। आस्क नाम का भी एक जो है सर्च इंजन है, इट वाज लॉन्च्ड इन 1996 है ना, वाज ओरिजिनली नोन एज आस्क जीट्स। इट इंक्लूड सपोर्ट फॉर मैच, डिक्शनरी एंड कन्वर्सेशन क्वेश्चंस। ठीक है। नाउ बात कर ले अल्ता विस्ता की, तो ये भी एक फेमस ही जो हम बोल सकते हैं सर्च इंजन है। इट वाज लॉन्च्ड बाय डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन 1993 में, डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसको लॉन्च किया था, बट 2003 में इसको याहू टेक्नोलॉजी ने अपने अंडर में ले लिया था। एओएल सर्च की बात करें तो ये भी गूगल के थ्रू ही पावर किया गया एक सर्च इंजन है, एओएल सर्च। ठीक है। नाउ लाइकोस नाम का भी एक सर्च इंजन होता है और एलेक्सा भी होता है। अब एलेक्सा का नाम तो आपने सभी ने सुना है। तो यदि लाइकोस की बात करें तो 5 इंटरनेट पोर्टल, टॉप 5 जो इंटरनेट पोर्टल है उसमें 13 लार्जेस्ट ऑनलाइन हम बोल सकते हैं कि सर्च इंजन है। ओके, जो कि मीडिया मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है लाइकोस। वही एलेक्सा की बात करें तो इट इज सब्सिडियरी ऑफ अमेजॉन एंड यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग वेबसाइट ट्रैफिक इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। तो अब यदि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया तो आप बता पाओगे ना, अल्ता विस्ता, एओएल, लाइकोस और आपका एलेक्सा, गूगल, बिंग, आस्क, दिस ऑल आर दी सर्च इंजिन्स। अभी सर्च इंजिन्स और वेब ब्राउजर दोनों में डिफरेंस होता है ना, ये चीज आपको ध्यान रखना क्योंकि बच्चे जनरली कंफ्यूज होते हैं। देखो गूगल ब्राउजर, गूगल क्रोम इज अ वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम पे आपको गूगल सर्च बार मिलती है जहां आप सर्च करते हो, तो सर्च इंजिन इज अ डिफरेंट थिंग एंड वेब ब्राउजर इज अ डिफरेंट थिंग। माइक्रोसॉफ्ट बिंग, समझ में आई बात। माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर है, उस पर आपको बिंग नाम का एक सर्च इंजन दिखता है। बिंग नाम का एक टूल होता है जिसको सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो रहा है। तो वेब ब्राउजर इज अ डिफरेंट थिंग एंड सर्च इंजन इज अ डिफरेंट थिंग। ब्राउजर पे एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको सर्च इंजन कहते हैं, जहां पे एक्चुअल में आप वेबसाइट से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। चलिए, अब आप इंटरनेट पर लोगों को भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्या बात कर रहे हो मैम, जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, जिसको आप सर्च करना चाहते हो। ठीक है, मतलब होता है ना जनरली आप लोगों को इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हो, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर वो चाहे आपका कोई फ्रेंड हो या आपका बीएफ हो, जीएफ हो, कोई रिलेटिव हो, कोई फैमिली फ्रेंड हो, हूएवर, आप सभी को इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो। इसके लिए कुछ वेबसाइट्स हैं जो स्पेशली लोगों को सर्च करने के लिए बनाई गई है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए बनाई गई है और इसका सही यूज करना चाहिए, है ना जी। सो देयर आर वेरियस वेबसाइट्स यूजिंग विच यू कैन सर्च फॉर पीपल ऑन द इंटरनेट। जी हाँ, सोशल मीडिया तो सोच रहे हो आप, आई नो सोशल मीडिया तो है ही, बट ये जरूरी नहीं है कि हर कोई सोशल मीडिया पे हो। मतलब यदि हम बात करें 100% तो 100% में से 98% तो लोग सोशल मीडिया पे आजकल है ही, बट जो सोशल मीडिया पे नहीं है वो आप इन वेबसाइट पे सर्च कर सकते हो। तो इन इंडिया, इंडियन पीपल डायरेक्टरी IPD जो वेबसाइट है, इंडियन पीपल डायरेक्टरी एक ऐसा डेटाबेस है जहां पर आपको पब्लिक इंफॉर्मेशन मिल सकती है। यू कैन यूज इट टू फाइंड फ्रेंड्स, फैमिली टू होम यू हैव लॉस्ट टच, जिनसे आप टच नहीं हो पा रहे हो, जिनसे बातचीत नहीं कर पा रहे हो, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, बेसिकली उनको आप ढूंढ सकते हो, उनको आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। यू कैन सर्च फॉर द पीपल यूजिंग नेम एंड लोकेशन एंड फोन नंबर्स। यदि आपको उनका नाम पता है या उनकी लोकेशन पता है या उनका फोन नंबर पता है, उनका ईमेल आईडी पता है, तो आप इसके थ्रू उनको यहाँ पर सर्च कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे मैम कौन सी ऐसी वेबसाइट है जिससे हम लोगों को सर्च कर सकते हैं, तो इसका नाम है इंडियन पीपल डायरेक्टरी। और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जिनके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, आप ईमेल आईडी से भी सर्च कर सकते हो, नेम से भी सर्च कर सकते हो। करना क्या है, आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए आपको गूगल पे जाना होगा ना, तो वही गूगल होम पेज पे जाना है। ठीक है जी। और इसके बाद आपको एड्रेस बार में टाइप कर देना है www.indianpeopledirectory.com। एंटर की प्रेस करोगे ना तो इंडियन पीपल डायरेक्टरी जो वेबसाइट है उसका इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, नाम से सर्च करना चाहते हो तो नाम लिख देना XYZ, जो भी नाम है, जिस भी बंदे को सर्च करना चाहते हो, किस स्टेट में है ना। अब इंटरनेशनल स्टेट में होगा तो वैसे तो इंडियन का है तो इंडिया में ही आपको कहीं भी मिल जाएगा। इंटरनेशनल भी आप सर्च कर सकते हो, उसके लिए भी टूल्स है, उसके लिए भी वेबसाइट्स है। ठीक है, और किसी सिटी के
अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हो तो वो सर्च कर सकते हो एंड गो पे क्लिक करना होगा। ओके, सो देयर आर 3 कैटेगरीज। आप नेम से सर्च कर लो, मोबाइल नंबर से या ईमेल से, तीनों में से किसी से के भी अकॉर्डिंग सर्चिंग कर सकते हो। सपोज आपको नाम नहीं पता है तो आप मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हो, मोबाइल नंबर नहीं पता है तो ईमेल आईडी से भी सर्च कर सकते हो। देखो इस तरीके से, जैसे दीपक गुप्ता यहाँ लिखा हुआ है, दिल्ली में रहते हैं और उनकी हमने सिटी भी यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। और जैसे ही सर्च पर या गो पर क्लिक करोगे तो इस तरीके का प्रोसेसिंग बार आएगा जो 100% कंप्लीट होगा और फिर आपको यहाँ पर उनकी इंफॉर्मेशन विजिबल होने लग जाएगी। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको दिखेंगे कि वो कहाँ पर है, लिंक्डइन पर है, ट्विटर पर है, सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो होगी। क्लियर। अब जैसे ही आप गो बटन पर या सर्च बटन पर क्लिक करोगे तो वेबसाइट उस पर्टिकुलर पर्सन को सर्च करके शो करेगी। अब इसके अलावा भी और कुछ भी वेबसाइट्स होती हैं, सिर्फ एक इंडियन पब्लिक नाम से वेबसाइट नहीं है, इसके अलावा भी कुछ वेबसाइट्स है जहां पे आप लोगों को फाइंड आउट कर सकते हो। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी दिस facebook.com वो भी सोशल मीडिया तो है ही, जैसे मैंने आपको बताया है ना। people.com PIPL, यहाँ पे पीपल की स्पेलिंग POPLE नहीं है, PIPL है, people.com, ठीक है। नाउ indiabook.com, linkedin.com एंड anywho.com, ठीक है। तो इसमें फेसबुक और लिंक्डइन का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसके अलावा people.com है, इंडिया बुक है, anywho है, और जब आप सर्च करोगे ना तो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स के नाम आएंगे, बट दिस आर दी पॉपुलर वेबसाइट्स। पीपल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पीपल सर्च इंजन, वर्ल्ड की लार्जेस्ट सर्च इंजन है ये people.com, या इंटरनेशनली आप लोगों को सर्च कर सकते हो, ठीक है जी। चलिए मैम, तो इतना अच्छे से समझ में आ गया कि सर्च इंजन की मदद से आप कोई इंफॉर्मेशन को भी एक्सेस कर सकते हो, साथ ही साथ लोगों को भी सर्च कर सकते हो, ठीक है जी। बात करते हैं अब हम कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो यदि ये प्रोटोकॉल्स नहीं होंगे तो कोई काम इंटरनेट पे नहीं होगा। मतलब कहीं ना कहीं, जैसे कि मैं बात करूं, आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के रूल्स रेगुलेशंस डिसिप्लिन को फॉलो करते हो कि नहीं करते हो। यदि डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे तो स्कूल से रेस्ट्रिकेट कर दिए जाओगे, फिर आपको स्कूल जाना नहीं मिलेगा कम से कम 10 दिन 15 दिन। कुछ भी ऐसी हरकत करी आपने तो आप स्कूल में नहीं रह पाओगे। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर यदि हम इंटरनेट पर काम करना चाहते हैं, सर्च इंजन का यूज करना चाहते हैं, वेबसाइट्स के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं, तो हर एक काम के पीछे कुछ रूल्स होते हैं इंटरनेट पे जो फॉलो होने चाहिए। इन रूल्स, इन रेगुलेशंस को हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल का मतलब तो पता ही है, जो फॉलो करना जरूरी है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे आप इंटरनेट का यूज कर रहे हो, तो ऑनलाइन रहकर भी हमें कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करना होता है, ठीक है। अब ये दिखते नहीं है, ये सभी सॉफ्टवेयर टूल्स के फॉर्मेट में ही होते हैं इंटरनली, बस ये काम करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रोटोकॉल है दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। सपोज कि आपकी लैब में, कंप्यूटर लैब में, स्कूल में 10 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, किसी एक कंप्यूटर को किसी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, एक फाइल को आपको ट्रांसफर करना है किसी दूसरी फाइल पर, दूसरे सिस्टम पर, तो यहां पर जो प्रोटोकॉल इसके बैक में काम करता है ना, वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP इन शॉर्ट इसको हम कहते हैं। तो इट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफरिंग फाइल्स एज इट्स नेम इंप्लाइज, जैसा इसका नाम वैसा इसका काम है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक आपको यदि फाइल को ट्रांसफर करना है, वो भी इंटरनेट पे कंप्यूटर्स कनेक्ट होने चाहिए, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस FTP प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि फाइल ट्रांसफर में हेल्प करते हैं। नॉट ओनली FTP, HTTP, POP प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। द डेटा ट्रांसफर इज एसिंक्रोनस, द फाइल ट्रांसफर वाज फर्स्ट सबमिटेड टू द रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स RFC in 1971, ठीक है जी। तो सबसे पहले इसकी जो रिक्वेस्ट है वो किसने सबमिट की थी, बेसिकली RFC in 1971। तो आपको यदि आया, पूछा गया, तो आप इतना लिखकर आ सकते हो, दैट इज सफिशिएंट। अब यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, तो यहाँ पर होता है एक क्लाइंट सिस्टम, मतलब एक रिक्वेस्ट करने वाला सिस्टम जो कि किसी फाइल को ट्रांसफर करेगा, और दूसरा होता है यहाँ पे सर्वर, जो कि सर्वर से कनेक्ट होता है। अभी सर्वर नहीं होगा तो ये कन्वर्सेशन और ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, है ना जी। तो यदि आप क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजते हो या आप कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हो, तो FTP प्रोटोकॉल यहाँ पर काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी आपने कमांड दी, वो सर्वर तक जाएगी। सर्वर आपके दो सिस्टम्स के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने का काम करेगा। क्लियर। सपोज कि यहाँ पर हमारे पास में एक सिस्टम है A नाम का और एक सिस्टम है B नाम का। अब A को B को डेटा ट्रांसफर करना है, कोई फाइल ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पर बीच में एक सर्वर सिस्टम काम करेगा। जो भी A फाइल को ट्रांसफर करेगा ना, या जो भी फाइल ट्रांसफर होगी, सर्वर पहले क्या करेगा, एक प्रॉपरली कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। कनेक्शन स्टैब्लिश करने के बाद में फिर आप ये फाइल को यहाँ पर ट्रांसफर कर पाओगे,
ठीक है जी, आई बात समझ में। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर शेयरिंग के लिए, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल काम कर रहा है उसका नाम एफटीपी है। अभी इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो टू प्रमोट शेयरिंग ऑफ फाइल्स, फाइल्स को आप शेयर कर सकते हो। टू एनकरेज इनडायरेक्ट और इम्प्लिसिट यूज ऑफ रिमोट कंप्यूटर्स। अभी रिमोट कंप्यूटर्स मतलब जो इंटरनेट पर कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं उनको इनकरेज करना, ताकि आप इम्प्लिसिटली फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हो। टू शील्ड अ यूजर फ्रॉम वेरिएशंस इन फाइल स्टोरेज सिस्टम्स अमंग होस्ट एंड टू ट्रांसफर डेटा रिलायबली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एफटीपी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब एफटीपी के जो कुछ पॉपुलर एफटीपी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो फाइल ट्रांसफर के लिए स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर होता है एक ALFTP सॉफ्टवेयर जो कि एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, आपको परचेज करना होता है, जो कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेबल होता है ओनली। ठीक है, तो ये कुछ सॉफ्टवेयर है जो फाइल ट्रांसफरिंग में हेल्प करते हैं, है ना। उसके बाद होता है एक सर्वरेस FTP सर्वर जो कि प्रोप्राइटरी और कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, ये भी विंडोज के लिए होता है। वही होता है कंप्लीट FTP सर्वर नाम का सॉफ्टवेयर जो अगेन प्रोप्राइटरी कमर्शियल है, ये भी विंडोज के लिए। विंडोज ज्यादा पॉपुलर है मैम, है ना जी। वही बात करें क्रश FTP सॉफ्टवेयर, ये एक प्रोप्राइटरी एज वेल एज शेयरवेयर सॉफ्टवेयर है। अभी ये प्रोप्राइटरी और शेयरवेयर का मतलब आपको पता है ना, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसको आपको कॉस्ट पे करके खरीदना पड़ता है, मतलब जिसकी कुछ कॉस्टिंग होती है, आप पैसे लगा के उन सॉफ्टवेयर को खरीदते हो, बाकायदा आपको इनका लाइसेंस वगैरह मिलता है, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड नहीं मिलता है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, आगे किसी को और शेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन वही शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कुछ ट्रायल पीरियड के लिए आपको मिलते हैं, आप उन सॉफ्टवेयर को एक आधी 2 दिन के लिए यूज करके देखो, फिर उसके बाद में आपको उसके लिए पे करना होता है, अंडरस्टैंड। अब ये जो क्रश FTP सॉफ्टवेयर है वो मैक OS के लिए भी है, विंडोज के भी है, लाइनक्स के लिए भी है, तो कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर ये FTP सर्वर काम कर जाएगा। वही एक फाइलजिला सर्वर जो पॉपुलर है, फाइलजिला ये ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है, इसलिए पॉपुलर है क्योंकि बेसिकली ओपन सोर्स है, इसके सोर्स कोड में बदलाव कर सकते हो, और फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाता है। ये विंडोज सर्वर विस्ता सब पे चल जाता है ऑलमोस्ट। ठीक है जी, तो ये कुछ नाम है FTP पॉपुलर सॉफ्टवेयर के, बेटा जी नाम याद रख लेना है आपको, बस 1-2, कभी आगे एग्जाम में तो आप लिख कर आ सकते हो। तो अभी FTP सर्वर क्लियर हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोटोकॉल, दैट इज TCP/IP। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। यदि इंटरनेट पे ये प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा तो इंटरनेट पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब इंटरनेट पे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। आपका कंप्यूटर नेट से कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हो ना कि आप जो 2 कंप्यूटर सिस्टम में आपस में फाइल को शेयर कर लें, 2 कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट हो जाए, किसी भी एक सिस्टम से आपने जो प्रिंटर के लिए फाइल दी तो वो दूसरे सिस्टम से भी प्रिंटिंग के लिए कमांड चल जाए, मतलब जो कनेक्शन है, कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। लेकिन कम्युनिकेशन के लिए तो हमें ये प्रोटोकॉल चाहिए ही होता है, जिसका नाम है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। TCP का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो एक्चुअली डेटा जो ट्रांसमिट हो रहा होता है, फाइल जो ट्रांसमिट हो रही होती है 2 सिस्टम या 2 से ज्यादा सिस्टम्स के बीच में इंटरनेट पर, वो ट्रांसमिशन को, वो कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। सो दिस आर द सेट ऑफ रूल्स दैट आर नीडेड फॉर द वर्किंग ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की वर्किंग के लिए ही बेटा जी ये प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंटरनेट जो बेस है ना वो इसी पर बेस्ड है कुल मिला के। When data is transferred from one computer to another over the internet, तो मैम अभी तो आप बोलोगे कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल था कि डेटा को फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, यस, लेकिन ये जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये डेटा और फाइल को ट्रांसफर तो कर रहा है, लेकिन ये जो कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो रहा है ना वो सिर्फ इसी प्रोटोकॉल की मदद से। ये सारे प्रोटोकॉल्स मिलकर काम करते हैं जब जाके एक फाइल दूसरे सिस्टम तक ट्रांसफर हो पाती है। अब इस प्रोटोकॉल का काम क्या होता है, इस प्रोटोकॉल का काम होता है कि जब भी डेटा ट्रेवल कर रहा है, जब भी डेटा किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक जा रहा है, तो यदि वो फाइल लार्ज होती है तो उसको पैकेट्स में डिवाइड करने का काम इसका है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का काम तो सिर्फ फाइल को ट्रांसफर करना है, लेकिन एक्चुअल काम जो होता है फाइल को ट्रांसफर करने के बाद बीच में उस फाइल को डिवाइड करने का पैकेट्स में, वो TCP/IP का होता है। सपोज कि ये सेंडर सिस्टम है, ये रिसीवर सिस्टम है। ठीक है जी, अब क्या बता रही हूं मैं यहां से कि सेंडर सिस्टम ने कोई फाइल यहां से ट्रांसफर किया। अब ये फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की मदद से आपने फाइल को तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन बीच में क्या होता है, ये जो फाइल है ना वो कुछ पैकेट्स में डिवाइड होती है, फिर ये पैकेट्स एक एक करके यहां पर ट्रैवल होते हैं रिसीवर तक। बात समझ में आई? ये पैकेट 1, पैकेट 2, पैकेट 3, और ये काम कौन करता है, TCP/IP। और ये पैकेट्स को रिसीवर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी TCP/IP की ही होती है, कि ये पैकेट्स जो यहाँ पे गए हैं, जो फाइल डिवाइड हुई है ना, ये फाइल को वापस रीअसेंबल करना रिसीवर साइड पर, क्योंकि पैकेट्स तो इधर उधर होकर भी ट्रांसफर हो जाएंगे, हो सकता है कि इनका सीक्वेंस बदल जाए, तो यहाँ पर सीक्वेंसिंग के साथ रीअसेंबल करके रिसीवर तक पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी TCP/IP की होती है।
ठीक है जी। सो दिस पीसेस आर कॉल्ड पैकेट्स दैट आर नंबर्ड सीरियली। अब ये पैकेट्स इधर उधर हो जाए इसलिए इसको सीरियली नंबर किया जाता है कि फर्स्ट पैकेट, सेकंड पैकेट, थर्ड पैकेट, फिर तीनों को रीअसेंबल करके वापस रिसीवर तक पहुंचाना है। नाउ एड्स द आईपी एड्रेस। अब इनको नंबर्स कैसे सीरियली अरेंज किया जाएगा? देखो इंटरनेट पे तो बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं भाई, वर्ल्ड वाइड कितने सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हर एक पैकेट के साथ में आईपी एड्रेस को ऐड करते हैं। अब ये आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। बेसिकली हम यहाँ पे बात करें जितने भी कंप्यूटर्स इंटरनेट से कनेक्टेड है सबको पहचाना जाता है उनके आईपी एड्रेस से, जो एक न्यूमेरिक नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है 198.26.3046, ऐसा कुछ एक आईपी एड्रेस होता है, एक नंबर होता है जो वर्ल्ड में जितने कंप्यूटर्स कनेक्टेड है सबका अपना इंडिविजुअल आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस हर एक पैकेट के साथ में अटैच होता है, जिससे ये पता चलता है कि भाई किस सिस्टम से किस सिस्टम तक इन पैकेट्स को ट्रेवल करवाना है, इन पैकेट्स को पहुंचाना है। अदरवाइज कैसे पता होगा कि कौन सा सिस्टम तक पहुंचाना है? तो यहाँ पे इन पैकेट्स में कुछ ना कुछ तो ऐसा लिखना होगा ना। तो यहाँ पे पैकेट का नंबर होता है जिससे इनका सीक्वेंस का ध्यान रखा जाता है, और दूसरा होता है यहाँ पे आईपी एड्रेस कि किस रिसीवर सिस्टम तक इसको पहुंचाना है, उस रिसीवर का आईपी एड्रेस वहां पे लिखा होता है। सो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्स द आईपी एड्रेस ऑफ द सेंडर कंप्यूटर एंड द रेसिपिएंट कंप्यूटर टू ईच पैकेट सो दैट इट रीचेस द करेक्ट रेसिपिएंट, ताकि वो एक सही कंप्यूटर तक, सही रिसीवर तक पहुंचे, इसलिए आईपी एड्रेस लिखा होता है। ओके, नाउ द रेसिपिएंट कंप्यूटर रिसीव्स द पैकेट्स इन रैंडम मैनर। वही बताया मैंने कि यहाँ पे जो रिसीवर सिस्टम है, यहाँ पे ये पैकेट आपने 1 2 3 में शेयर किए थे, लेकिन वो यहाँ तक हो सकता है कि 3 1 2 ऐसे आ जाए या 3 2 1 किसी भी ऑर्डर में यहाँ पे जाके सेंड होते हैं। लेकिन क्या होता है, इफ द पैकेट इज ग्रैपल्ड और लॉस्ट इट इज डिमांडेड अगेन, द पैकेट्स आर रीअसेंबल्ड इन द ऑर्डर टू सेंड एंड द ओरिजिनल मैसेज इज ऑब्टेन्ड। तो कुल मिला के आपको कहानी समझ में आ चुकी है ना जी, कि क्या यहाँ पर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का रोल होता है। तो अब ये एक डायग्राम है जो आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा, जिसके थ्रू ये सेंडर सिस्टम है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक फाइल को ट्रांसमिट किया गया, सपोज ये फाइल है जिसको ट्रांसमिट किया गया, तो टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो क्या करेगा, इस फाइल को अलग अलग पैकेट्स में डिवाइड कर देगा। ये पैकेट 1 2 3 4 5 6 पैकेट में डिवाइड कर दिया इस फाइल को। नाउ द पैकेट ट्रेवल फ्रॉम राउटर ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना, ओवर द इंटरनेट यूजिंग आईपी प्रोटोकॉल। अब इन हर एक पैकेट्स में जो कि राउटर के थ्रू, अब राउटर डिवाइस पता है ना, राउटर टीसीपी आईपी एक डिवाइस लगा होता है, मतलब इंटरनेट पे एक डिवाइस लगा होता है राउटर, वो राउटर का काम होता है पैकेट्स को सेंड करना, ठीक है जी। और जो प्रोटोकॉल काम करता है वो टीसीपी आईपी होता है। तो राउटर के थ्रू ये पैकेजिंग होती है, आईपी एड्रेस ऐड होता है, सेंडर का भी रिसीवर का भी, और ये जितने भी पैकेट्स है राउटर के थ्रू यहाँ पर आकर फिर से रीअसेंबल होते हैं और फिर रिसीवर के पास में उसी फॉर्मेट में जाते हैं जिस फॉर्मेट में सेंडर ने सेंड किए हैं, ठीक है। सो द टीसीपी प्रोटोकॉल रीअसेंबल्स द पैकेट्स इनटू द ओरिजिनल होल। मतलब यहां भी टीसीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है और यहां भी टीसीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है। सेंडर के वहां एंड पे जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो क्या कर रहा है, पैकेट्स में डिवाइड करके सेंड करने का काम कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए जिस डिवाइस को यूज किया जा रहा है बीच में, वो राउटर है, जो शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढ के कि भाई शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ठीक है, वो ढूंढ के इन पैकेट्स को ट्रैवल करने की कोशिश कर रहा है। और रिसीवर एंड पे जो टीसीपी प्रोटोकॉल है वो क्या कर रहा है, सारे पैकेट्स को कलेक्ट करके रीअसेंबल करके और फिर रिसीवर तक पहुंचा रहा है। आई बात समझ में? अब ये प्रोसेस देखने में सुनने में इतनी लेंथी लगती है, लेकिन ये चुटकियों में होती है। एक फाइल आपने भेजी, दूसरे फाइल पे सेकंड्स के अंदर आपको रिसीव होती है, बट ये जो प्रोसेस है ये पूरी बीच में फॉलो होती है बाकायदा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज HTTP। अभी HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मींस व्हाट? पहले तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब समझ लो, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं कि इन सर्वर सिस्टम पे जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में, मतलब हाइपर लिंक के फॉर्मेट में होती है। मतलब कुल मिला के आप पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हो तो वो प्रेजेंटेशन होता है मैम, एक्सेल में आप क्या बनाते हो तो वो शीट्स होती है, वर्ड में आप डॉक्यूमेंट बनाते हो। वैसे ही सिंपल जब आप कोई सर्वर पर स्टोर करने वाला डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसको वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जैसे ही सर्वर पे जाके स्टोर होती है वो टेक्स्ट, तो वो हाइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो आपको लिंक के फॉर्मेट में अवेलेबल होती है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन होगी ऑडियो में, वीडियो में, टेक्स्ट में, ग्राफिक्स में, वो विजिबल हो जाएगी, है ना जी। तो इतना समझ में आया कि सर्वर पे जितनी भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स में जो स्टोर होती है वो हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है, वो स्पेसिफिकली उसी लिए बनी होती है। बाकी आप वर्ड के डॉक्यूमेंट को नहीं बोलोगे कि हाइपर टेक्स्ट है, ना आप एक्सेल की शीट को बोलोगे, ना कोई ऑडियो फाइल को आप बोलोगे कि ये हाइपर टेक्स्ट है, वो आपके सिस्टम में नॉर्मली स्टोर है। लेकिन जैसे ही जब वो इंटरनेट पर सर्वर पे जाकर स्टोर हुई वेबसाइट्स, वेब पेज के फॉर्मेट में, तो वो इंफॉर्मेशन हाइपर टेक्स्ट बन जाती है, क्योंकि जब हम उसको एक्सेस करते हैं तो हम हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में ही एक्सेस करते हैं, हाइपर लिंक के
फॉर्मेट में एक्सेस करते हैं, उस एक लिंक में कितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, उस एक लिंक में पेज भर के इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है ना, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उस एक लिंक के अंदर छुपी होती है, हिडन होती है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए, सर्वर से वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन सर्वर तक पहुंचाने के लिए, कभी सोचा है आपने गूगल में कुछ सर्च किया तो वो भाई सर्वर तक कैसे पहुंच रहा है, और सर्वर से आपको हाइपरलिंक के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन मिल कैसे रही है? तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल काम करता है ना, दैट इज नोन एज HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Okay, it is a protocol that defines a set of rules for exchanging information on the network. It is a high level protocol used to exchange information between a browser and a server. मीन्स कुल मिला के बात करूं तो सिंपल सी बात है कि ये आपका सिस्टम है और यहाँ पर आपने वेब ब्राउजर खोला हुआ है, यहाँ पर ये गूगल क्रोम आपने ओपन किया हुआ है, गूगल सर्च इंजन है। अब यहाँ पे ना फॉर एग्जाम्पल इस सर्च इंजन में आप सर्च करते हो क्या? कंप्यूटर। आपने सर्च किया सिंपल कंप्यूटर, तो आपने जैसे ही ब्राउजर पर इसमें सर्च इंजन में कंप्यूटर लिखा तो ये जो रिक्वेस्ट है आपकी वो कहाँ जाएगी? ये रिक्वेस्ट आपकी जाएगी सीधे सर्वर के पास। किसके पास जाएगी? सर्वर सिस्टम से। अब सर्वर पे क्या होगी? जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स होगी, बहुत ध्यान से समझना, सर्वर के पास में ना बहुत सारे डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर्स होता है ना, क्या होते हैं? बहुत सारे डेटाबेसेस सॉफ्टवेयर्स होता है। तो सर्वर इन डेटाबेसेस में से कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो सब सर्च कर लेगा और सारी इंफॉर्मेशन को फिर आपके वेब ब्राउजर पर, ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? वेब ब्राउजर, सारी इंफॉर्मेशन इस वेब ब्राउजर पे पहुंचा देगा। और ये इंफॉर्मेशन आपके वेब ब्राउजर पर कैसे खुलेगी? ये इंफॉर्मेशन आपके वेब ब्राउजर पे खुलेगी हाइपर लिंक के फॉर्मेट में। ठीक है जी, इस लिंक पे क्लिक करोगे तो एक और वेब पेज खुल जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो दूसरा वेब पेज खुल जाएगा। तो अब आप सोचो कि इस पर्टिकुलर एक लिंक में कितनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। तो सर्वर पे जितनी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो हाइपर टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है, और इस हाइपर टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल यहाँ पे काम करता है वो होता है HTTP, जो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को और रेस्पॉन्स भी लेकर आता है सर्वर साइड से आपके सिस्टम तक, मतलब वेब ब्राउजर तक। तो आपका सिस्टम क्लाइंट सिस्टम हो गया और ये एक सर्वर सिस्टम हो गया। तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में रिक्वेस्ट को, वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है वो HTTP होता है। जैसे आपको किसी अपने घर से अपने स्कूल जाना है तो भाई आप जो भी व्हीकल का यूज करते हो तो एक व्हीकल यूज करोगे, चाहे वो स्कूल बस होगी या आपकी बाइक होगी या आपकी बाइसिकल होगी, तो बिल्कुल किसी ना किसी आप टूल के थ्रू ही आओगे जाओगे ना। तो यहाँ पे ये वही टूल है, वही प्रोटोकॉल है जो कि सर्वर से इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने का काम करता है कुल मिला के। ठीक है जी, तो इतना समझ में आ गया। अब ये प्रोटोकॉल भी अकेला काम नहीं करता है, FTP भी अकेला काम नहीं करता है। स्पेसिफिकली इंटरनेट पर जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो इस प्रोटोकॉल के साथ में ही होता है, दैट इज TCP/IP। तो HTTP प्रोटोकॉल भी TCP/IP का ही यूज करता है, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए तो यही प्रोटोकॉल होगा ना बेटा जी। तो ब्राउजर और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है, आपको वेब पेजेस को एक्सेस करना है, तो HTTP के साथ में आप TCP/IP को भी यूज करते हो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैसेज को जनरेट करने के लिए। इसका एग्जाम्पल और डायग्राम यहाँ दिया हुआ है। ये आपका क्लाइंट सिस्टम है, मतलब आपका ब्राउजर है, जहां से आप सर्वर से इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो। तो आपने जो भी रिक्वेस्ट भेजी है वो एज ए रेस्पॉन्स HTTP रेस्पॉन्स जनरेट होगी। ओके, तो रिक्वेस्ट मैसेज क्या करता है? रिक्वेस्ट मैसेज में आप फाइल के लिए रिक्वेस्ट करते हो, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो आप मेंटेन करते हो ब्राउजर के थ्रू, और आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके थ्रू, और जो भी होगा डेटा वो कहाँ जाएगा? वो एक बेसिकली एक फॉर्म के थ्रू या फिर आप सर्च बार में लिख देते हो तो वो आपकी रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है। रेस्पॉन्स जनरेट करने का काम होता है सर्वर का। सर्वर बेसिकली अपने डेटाबेसेस में से वो इंफॉर्मेशन को सर्च करता है, यदि नहीं मिलती है तो आपको एरर मैसेज भी जनरेट कर देता है, दैट फाइल नॉट फाउंड 404 एरर। देखा होगा ना, कभी कभी कोई वेबसाइट नहीं खुल रही होती, कोई इंफॉर्मेशन सर्वर नहीं सर्च कर पाता है, तो व्हाइट कलर के स्क्रीन पर ब्लैक कलर से बड़ा बड़ा लिखा होता है फाइल नॉट फाउंड 404 एरर, ऐसी कुछ एरर जनरेट होती है। तो दिस ऑल्सो हैपेंस। ठीक है जी, तो आगे बात समझ में अच्छे से। अभी HTTP और HTTPS ये दो प्रोटोकॉल्स होते हैं। ठीक है, अभी आपको बताना है कि मैम मैंने HTTP तो बता दिया, बट HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है? देखो, HTTP जो प्रोटोकॉल है ना, इसका एक्सटेंडेड वर्जन है या इसका एडवांस वर्जन है HTTPS। ये जो प्रोटोकॉल है ये लेस सिक्योर है, मतलब सिक्योरिटी के मामले में हम इन दोनों में वेरिएशन कर सकते हैं। काम दोनों का एक जैसा है ना, काम दोनों का एक ही है, बट इसका एक्सटेंडेड वर्जन, जैसे किसी सॉफ्टवेयर का नहीं एक्सटेंडेड वर्जन आ जाता है, नया वर्जन निकल आता है अलग फीचर्स के साथ में, वही काम है कि HTTP में सिक्योरिटी कम है, लेस सिक्योर प्रोटोकॉल है, और HTTPS मोर सिक्योर प्रोटोकॉल है।
बात समझ में आई? पहला डिफरेंस। कैसे पहचानोगे मैम? तो आपने देखा होगा किसी भी वेबसाइट को जब आप एक्सेस करते हो, सपोज कि आप सीबीएसई की वेबसाइट को एक्सेस करते हो, तो उसके आगे आप देखोगे हमेशा https लिखा होता है और ऐसे स्लैश आते हैं, फिर उसके बाद www.cbse.gov.in इस तरीके की वेबसाइट होती है। तो वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो उसके पहले आप देखोगे https या http लिखा होता है ना। मतलब ये जो है एक वेबसाइट है जो इस http प्रोटोकॉल के थ्रू ही आप एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ ऐसी वेबसाइट जो कि सिक्योर वेबसाइट्स होती हैं, जैसे कि आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट एक्सेस करते हो या आप नेट बैंकिंग वगैरह कर रहे हो, तो आप एसबीआई का यूनो बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हो, है ना, वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो वहां पे ना HTTPS प्रोटोकॉल के साथ में ही आपको ट्रांजेक्शन करना होता है। और ये कैसे पहचानोगे? इसके आगे ना पैडलॉक का साइन होता है। और HTTP जो प्रोटोकॉल होता है, जो HTTP प्रोटोकॉल होता है, बेसिकली कोई एंटरटेनमेंट की वेबसाइट है, कोई म्यूजिक सुन रहे हो या आप नॉर्मली कुछ सर्चिंग कर रहे हो, तो आप HTTP प्रोटोकॉल के साथ भी जा सकते हो। इसमें जो पैडलॉक का साइन होता है वो लॉक नहीं होता है, वो ओपन होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो ये लेस सिक्योर है और ये मोर सिक्योर होता है। अब ये सिक्योर कैसे होता है मैम? ऐसी क्या टेक्निक यूज कर ली कि ये सिक्योर होता है? तो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इस S का क्या फुल फॉर्म है? सिक्योर। याद रखना, ये आपसे MCQs में पूछते हैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। अब इसमें सिक्योरिटी के लिए ऐसा क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं? तो बेटा जी यहाँ जो टेक्निक यूज कर रहे हैं ना, उसके लिए एक प्रोटोकॉल यूज किया जाता है जिसको हम SSH सिक्योर शेल प्रोटोकॉल या सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल कहते हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल, उसमें ये टेक्निक यूज की जाती है। ध्यान रखना, क्या बोला मैंने कि HTTP सिक्योर प्रोटोकॉल में बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल होता है वो SSL प्रोटोकॉल के साथ में मिलकर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। इस प्रोटोकॉल का नाम है सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। बेसिकली इट इज एफिशिएंट इन केसेस वेयर ऑथेंटिसिटी इज रिक्वायर्ड, लाइक अ ब्राउजर नीड टू फिल आउट फॉर्म, साइन इन, ऑथेंटिकेट एंड कैरी आउट बैंक ट्रांजेक्शंस। वही जितने कॉन्फिडेंशियल आपके जो ट्रांजेक्शंस होते हैं, आप कुछ ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि भाई वेबसाइट के पहले ना HTTPS या पैडलॉक का साइन लगाए कि नहीं लगाए, तो ही आप सिक्योर वेबसाइट के साथ में काम कर पा रहे हो। और यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए जो प्रोटोकॉल काम करता है वो सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल होता है। एक्चुअल में यहाँ पर एनक्रिप्शन टेक्निक की मदद से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। कौन सी टेक्निक? एनक्रिप्शन, ठीक है। ये एनक्रिप्शन आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा, 2-वे एनक्रिप्शन, 3-वे एनक्रिप्शन ना। एनक्रिप्शन का मतलब सिंपल इतना होता है कि आप जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हो ना एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक, तो वो डेटा बीच में यदि कोई हैकर हैक भी कर लेता है तो वो उसके काम का नहीं होता है, क्योंकि वो एनकोडेड होता है, वो एनक्रिप्टेड होता है। और उसको डिक्रिप्ट कौन कर पाएगा? सिर्फ रिसीवर ही डिक्रिप्ट कर पाएगा। बीच में कोई भी यदि उस एनक्रिप्टेड डेटा को एक्सेस करेगा तो उसके काम का नहीं होगा। अब ये एनक्रिप्शन में होता क्या एक्चुअली, टेक्स्ट को किसी और लैंग्वेज में, किसी और पर्टिकुलर टेक्स्ट के साथ में कीज के थ्रू लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। मींस की जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो ट्रैवल होते समय विजिबल ही नहीं होगा। यदि आपने एक्सेस कर भी लिया, कोई अनऑथराइज्ड यूजर ने उस डेटा को, इस फाइल को हैक भी कर लिया, तो उसका वो एक्चुअल नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो डेटा किसी और पर्टिकुलर कीज के थ्रू लॉक रहता है, जिसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। अब इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बाकी आपको इतना पता होना चाहिए कि एक्चुअल में HTTPS प्रोटोकॉल में जो है सिक्योरिटी सिक्योर सॉकेट लेयर के थ्रू दी जाती है। और यहाँ पे एक ऐसा शेल क्रिएट किया जाता है, उस डेटा के ऊपर एक ऐसी कवरिंग कर दी जाती है जिसको हम एनक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब उस डेटा को लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ पे ना जो एक और प्रोटोकॉल है इसके साथ में जो काम करता है उसका नाम है सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, SSH। इट इज अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड एसोसिएटेड नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउज एस्टैब्लिशिंग अ सिक्योर चैनल बिटवीन द लोकल एंड रिमोट कंप्यूटर। जो लोकल और रिमोट कंप्यूटर है उनके बीच में एक सिक्योर शेल को क्रिएट कर देता है, ठीक है, एक सिक्योर चैनल क्रिएट कर देता है। इट यूजेस पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। देखो वही जो मैं लाइन आपको बता रही थी कि क्रिप्टोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है जिसको हम एनक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना है ना। देखो क्या होता है कि सपोज कि ये एक सेंडर सिस्टम है और ये एक रिसीवर सिस्टम है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अभी HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू जब आप ट्रांसफर करते हो, HTTPS जो प्रोटोकॉल होता है, यहां से सेंडर ने कोई फाइल जो है वो ट्रांसमिट करी, ठीक है। अब सेंडर ने कोई यूजर आईडी और कुछ पासवर्ड सपोज ट्रांसफर किया जो कि अपने आप में कॉन्फिडेंशियल है। तो HTTP प्रोटोकॉल की मदद से ये जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो क्या हो जाएगा, ये यूजर आईडी पासवर्ड एनक्रिप्ट
एनक्रिप्शन टेक्निक के थ्रू लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा इन द सेंस कि यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड आपने जो भी लिखा होगा, सपोज कि पासवर्ड आपने लिखा है, यूजर आईडी लिखा है, अभी आप इसको रीड कर पा रहे हो आराम से। जब ये लॉक होगा ना तो इस फाइल के ऊपर एक शेल हो जाएगी जिसमें इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो कोई रीड नहीं कर पाएगा, किसी और फॉन्ट में विजिबल होगा आपको। इसके फॉन्ट ही आपको समझ नहीं आएंगे जब ये एनक्रिप्ट हो जाएगा, किसी और लैंग्वेज में एनकोड हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसी को क्रिप्टोग्राफी टेक्निक कहते हैं। अब ये डेटा आपका एक्चुअल इंटरनेट पर ट्रेवल करेगा। अब बीच में यहाँ कोई सपोज हैकर बैठा हुआ है और उस हैकर ने इस फाइल को एक्सेस कर लिया। अब ये फाइल तो एनक्रिप्टेड है, एक्सेस भी कर लेगा तो उसको एक्चुअल यूजर आईडी पासवर्ड नहीं दिखेगा, वो किसी और फॉन्ट में विजिबल होगा जो वो पढ़ भी नहीं पाएगा, वो फाइल उसके किसी काम की नहीं रहेगी। समझ में आई बात? तो ये फाइल जैसे ही रिसीवर एंड पे पहुंचेगी तो यहाँ पे रिसीवर एंड पे ये फाइल को डिक्रिप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो प्रोटोकॉल है ना HTTPS प्रोटोकॉल, ये यहाँ पे SSH टेक्निक को यूज कर रहा है और ये बेसिकली काम कर रहा है SSL प्रोटोकॉल के साथ में जो सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल होता है। और ये SSH प्रोटोकॉल यहाँ पे वापस उस फाइल को डिक्रिप्ट कर देगा, ठीक है, उसी ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर आ जाएगा। और यहां पर वही सेम SSH प्रोटोकॉल इस फाइल को एनक्रिप्ट कर देगा, मतलब लॉक कर देगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ जो डेटा आप सिक्योरली ट्रांसफर कर रहे हो उसको लॉक करने का काम एनक्रिप्शन टेक्निक है और उसकी चाबी किसके पास होती है? रिसीवर के पास। ठीक है, जैसे आप अपने घर को कैसे सिक्योर रखते हो भाई? लॉक करके जाते हो, इंटरलॉक होता है, किसी किसी के घर में तो आप बाहर से ताला भी लगा के चले जाते हो, उसकी चाबी किसके पास होती है? सिर्फ आपके पास ही होती है ना? समझ में आई बात? तो हाईटेक सिक्योरिटी भी हम दे सकते हैं कि कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए। ताला तोड़ के तो फिर भी कोई एक बार घुस जाएगा, लेकिन जब हाईटेक सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करोगे, आप AI टूल का यूज कर सकते हो उसके लिए, तो उसको तोड़ पाना, उसको ब्रेक कर पाना, इट्स टफ ना। वही काम है कि यहाँ पे SSH जो प्रोटोकॉल है वो हाईटेक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जिसमें एनक्रिप्शन टेक्निक एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके जी, चलिए, तो अब इस प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं कहां पर? इस प्रोटोकॉल को कॉर्पोरेट नेटवर्क्स में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये जो कंपनीज है बेसिकली वो इसका यूज करती हैं क्योंकि उनके जो डेटा होता है, उनका जितना भी ओवरऑल जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है नेटवर्क के थ्रू डेटा का, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सिक्योर होना चाहिए। तो SSH प्रोटोकॉल इज मेथड ऑफ सिक्योर रिमोट लॉगिन वन कंप्यूटर टू अनदर। इट इज सिक्योर एक्सेस फॉर यूजर्स एंड ऑटोमेटेड प्रोसेस। इट फैसिलिटेट्स इंटरैक्टिव एंड ऑटोमेटेड फाइल ट्रांसफर। इट हेल्प्स इशूइंग रिमोट कमांड्स एंड इट मैनेजेस नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर मिशन कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। ओके जी, चलिए, इसके बाद आ जाते हैं FTP के बाद। FTP भी लेस सिक्योर होता है। FTP अभी हमने जो देखा था आगे वो प्रोटोकॉल। अब आप चाहते हो कि आपको फाइल ट्रांसफर करने के लिए भी एक सिक्योर प्रोटोकॉल मिल जाए, तो बेटा जी SFTP नाम का एक प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज कर लेते हैं। तो FTP अगेन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S का मतलब यहां पर भी सिक्योर है। तो ये FTP का एक्सटेंडेड वर्जन है। पहले FTP यूज किया जाता था जब तक SFTP नहीं आया, तो ये लेस सिक्योर था। यहाँ पे फाइल आपकी हैक भी हो सकती थी, बीच में आपकी फाइल डैमेज भी हो सकती थी, लेकिन जब SFTP को इंट्रोड्यूस किया गया तो इस प्रोटोकॉल की मदद से बेटा जी आपकी जितनी फाइल्स है वो सिक्योरली ट्रांसमिट होती है। अगेन द टेक्निक जो यहाँ पे यूज की जाती है SFTP में वो भी एनक्रिप्शन टेक्निक ही होती है। तो सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड फॉर एक्सेसिंग, ट्रांसफरिंग, मैनेजिंग फाइल्स ऑन रिमोट सिस्टम। SFTP allows business to securely transfer billing data, funds, data recovery files। ठीक है जी, तो SFTP प्रोटोकॉल के थ्रू जितने आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन से, वही बिलिंग डेटा हो गया, आपका फंड्स हो गया, जितनी भी आपकी डेटा रिकवरी जो फाइल्स होती हैं उनको आप सिक्योरली ट्रांसफर कर सकते हो सर्वर से क्लाइंट सिस्टम के बीच में। ओके, तो इट वाज डेवलप्ड बाय, इसको किसने डेवलप किया? इसको डेवलप किया था इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स IETF टू सिक्योरली ट्रांसफर और मैनेज फाइल्स ओवर TCP/IP प्रोटोकॉल। आ गई बात समझ में अच्छे से? अब कौन सी टेक्निक है जो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही भाई? आखिर सिक्योर कैसे हुआ? तो अगेन द सेम टेक्निक विच इज SSH, सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर शेल प्रोटोकॉल, जो बेसिकली एनक्रिप्शन के थ्रू आपकी फाइल को लॉक कर देता है और उसकी चाबी किसके पास होती है? रिसीवर के पास में। ठीक है, बीच में कोई आपकी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता है। अब आपने कभी सोचा है कि आप जो इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल शेयर करते हो, तो वो ईमेल भी कैसे आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक पहुंचता है, वो भी सेफली?
तो बेटा जी यहाँ जब आप मेल सेंड करते हो, कंपोज करके जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करते हो तो मेल को सेंड करते समय जो प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है उसका नाम है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है जी। तो दिस प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल मैसेज बिटवीन सर्वर to computer systems. Most email systems then send mail over the internet using SMTP from one computers to another computer. ठीक है। अभी सपोज कि ये मेरा सिस्टम है, यहाँ से मैंने मेल सेंड किया तो सेंड करते समय SMTP प्रोटोकॉल काम करेगा। अब जिसको मैंने सेंड किया उसने मेल रिसीव किया, तो ये सपोज कि रिसीवर है, ये कौन है? रिसीवर है। तो भाई ये इस मेल को रिसीव करेगा, तो रिसीव करते समय जो प्रोटोकॉल काम करता है ना रिसीवर एंड पर, वो POP प्रोटोकॉल होता है या POP3 प्रोटोकॉल होता है, ध्यान रखना। तो मेल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल को रिसीव करने के लिए जो रिसीवर एंड पे प्रोटोकॉल काम करता है वो होता है POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका एक्सटेंडेड वर्जन POP3 है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल तो आई होप सो आपको याद रहेगा। तो मेल को रिसीव करने के लिए POP, मेल सेंड करने के लिए SMTP प्रोटोकॉल। ये दो याद रखना, ये भी आते हैं, इनके फुल फॉर्म्स भी आते हैं एग्जाम में। तो वही लाइन यहाँ लिखिए, द मैसेजेस कैन देन बी रिट्राइव्ड विद द ईमेल क्लाइंट यूजिंग दी POP और IMAP। एक और प्रोटोकॉल होता है IMAP प्रोटोकॉल भी। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं द टेलनेट प्रोटोकॉल, दैट इज रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल। ये ओल्ड टाइप का प्रोटोकॉल है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में इसका यूज करते हैं। बेसिकली जब इंटरनेट को एक्सेस करना होता था तो यहां पर ना एक कमांड प्रॉम्प्ट खुलता था, ऐसा ब्लैक कलर का स्क्रीन था, वहां पे कमांड लिखकर ना इस प्रोटोकॉल की मदद से कमांड लिखकर आप इंटरनेट को एक्सेस करते थे, इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते थे, दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके फाइल्स को शेयर कर सकते थे। दिस इज हाउ अबाउट टेलनेट प्रोटोकॉल। सो इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मेक इट पॉसिबल टू कनेक्ट रिमोटली टू अनदर कंप्यूटर। रिमोटली आपको यदि किसी कंप्यूटर से कनेक्ट होना है तो टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म है टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हैविंग एक्सेस टू अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑफ दिस नेचर कैन असिस्ट कंप्यूटर रिपेयर टेक्नीशियंस and network administrators substantially. टेलनेट इज टेक्स्ट बेस्ड, क्या बताया मैंने? कमांड बेस्ड और टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्राम, जो आजकल यूज नहीं होता है। आजकल तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ चुका है ना, आजकल तो आपको सारी चीजें दिखती हैं, कमांड आप माउस का क्लिक करके यूज कर सकते हो, यहाँ कीबोर्ड का यूज होता था। ठीक है, आ गई बात समझ में? यहाँ बाकायदा आप अपना एडमिन पासवर्ड वगैरह जनरेट करते थे और फिर आप इंटरनेट पे लॉग इन करते थे सॉफ्टवेयर की मदद से। इसके जो एडवांटेजेस है, रिमोट कंप्यूटर्स को आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब जो सर्वर है और जो आपका क्लाइंट सिस्टम है, आप आसानी से इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। टाइम आपका बचता है, इंस्टेड ऑफ फिजिकली ट्रेवलिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस। किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करना है तो आपको ट्रेवल करके जाना है, तो आप यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाते हो इजीली। इजी टू यूज था, ज्यादा टफ कमांड्स नहीं होती थी। IP प्रोटोकॉल यहाँ भी यूज होता था, जिसकी मदद से आप इंटरनेट कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाते थे। यूनिवर्सल है, मतलब वर्ल्ड वाइड इसके फीचर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। एमंग टेलनेट्स मोर अट्रैक्टिव फीचर्स, इनफैक्ट यू कैन यूज इट ऑन एनी कंप्यूटर। ठीक है जी, आ गई बात समझ में? चलो, तो प्रोटोकॉल्स की कहानी यहाँ खत्म हुई। कौन कौन से प्रोटोकॉल्स पढ़ लिए बेटा? प्रोटोकॉल्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक याद रखना। सबसे पहले FTP पढ़ा, FTP का एक्सटेंडेड वर्जन SFTP। कौन सी टेक्निक यहाँ पे यूज की जा रही है बेटा जी? यहाँ जो टेक्निक यूज की जा रही है वो है SSH और SSL प्रोटोकॉल, जिसमें इंक्रिप्शन और क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। फिर आता है HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल, ये दोनों एक्सटेंडेड वर्जन के साथ में। इसके बाद मेल ट्रांसफर करने के लिए SMTP और मेल को रिसीव करने के लिए POP। एक टेलनेट प्रोटोकॉल होता है जो कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, और ये सारे प्रोटोकॉल चलते हैं, काम करते हैं। एक्चुअली ये सारे प्रोटोकॉल काम कर पाते हैं सिर्फ एक प्रोटोकॉल की मदद से, जो कि TCP/IP होता है, जो इंटरनेट कनेक्शन में हेल्प करता है। समझ गए बात को? तो इतने प्रोटोकॉल से जो बताएं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना कोई और प्रोटोकॉल आपसे नहीं पूछा जाएगा पेपर में, यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं ब्लॉग्स। तो बताओ भाई, ब्लॉग्स कौन कौन नहीं जानता? सब जानते हैं मैम। ब्लॉगिंग की दुनिया चल रही है आजकल, तो हर कोई पॉलिटिशियन को देख लो, कोई एक्ट्रेस को देख लो, आर्टिस्ट को देख लो, किसी को भी देख लो, कोई भी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हुएवर, सब अपना अपना ब्लॉग क्रिएट करते हैं। आजकल तो स्टूडेंट्स भी ब्लॉगिंग करते हैं ना जी। ब्लॉग में क्या करते हो? ब्लॉग तो छोड़ो मैम, व्लॉग की दुनिया आ चुकी है ना जी। तो ब्लॉग इज अपने आप में ही क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलर वेब सर्विस है। ये बेसिकली वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज जस्ट लाइक एन ऑनलाइन जर्नल और डायरी विच इज रेगुलरली अपडेटेड फॉर इंटरेक्शन विद द यूजर। पहले के जमाने में क्या, आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि डायरी मेंटेन करते हैं, मतलब डेली उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने क्या किया, आज सुबह से उठे जब से रात तक में उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज करी, क्या क्या हुआ। आप भी लिखते होंगे, है ना, अपना डेली रूटीन लिखते होंगे। या आपको कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, किसी में आपको इंटरेस्ट है, सपोज आपको स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो आप उसके बारे में भी लिखते हो। यदि वही चीज हम
ऑनलाइन लिखते हैं वही चीज को हम ऑनलाइन अपनी एक वेबसाइट बना के, अपना एक पेज बनाकर यदि लिखते हैं और लोगों के साथ यदि उसको शेयर करना है तो भाई शेयर भी कर सकते हो, इसी को ब्लॉग कहते हैं। तो ऑनलाइन जर्नल और ऑनलाइन डायरी जो है बेसिकली उसको आप ब्लॉग कह सकते हो। अब बहुत साल पहले जब ब्लॉगिंग की शुरुआत हुई, 1990s के टाइम की बात बता रही हूँ, तो ब्लॉग का नाम था वेबलॉग। क्या नाम था? वेबलॉग। क्योंकि कहीं ना कहीं हम जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको लॉग कहते हैं, वो आप वेब पर, सर्वर पर स्टोर कर रहे हो। तो धीरे धीरे ये जैसे जैसे बढ़ता गया, जैसे जैसे एक्सटेंड होता गया, ट्रेंड होता गया, पॉपुलर होता गया, तो इसका इन शॉर्ट नाम कर दिया वेबलॉग से ब्लॉग। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है ऑफ अपडेटिंग अ ब्लॉग इज ब्लॉगिंग टू समवन हु इज द ओनर ऑफ द ब्लॉग इज ब्लॉगर। ध्यान रखना, वो एक्टिविटी जिसमें आप ब्लॉग लिख रहे हो उस प्रोसेस को ब्लॉगिंग कहेंगे, और जो पर्सन ब्लॉग लिखता है उसको ब्लॉगर कहते हैं। इट कंटेन्स आइडिया ऑफ समवन रिलेटेड टू अ टॉपिक। अब यहाँ पे हर कोई पर्सन अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ब्लॉग लिखता है। आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड लिख सकते हो, आपको सोशल मीडिया में क्या चल रहा है उस किसी टॉपिक से इंटरेस्ट है तो वो लिख सकते हो, आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो उसमें लिख सकते हो। पॉलिटिशियन अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, जर्नलिस्ट अपने अकॉर्डिंग ब्लॉग बनाते हैं, है ना, और जो एक्ट्रेस होते हैं, जो सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग ब्लॉग बनाते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट, लिंक, इमेजेस, वीडियोस को ऐड ऑन कर सकते हो। पहले सिर्फ टेक्स्ट ही क्रिएट किए जाते थे, लेकिन आजकल तो आप फोटोज, पिक्चर्स, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो सबको अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हो। सो ब्लॉग हैव बिकम वेरी पॉपुलर वे टू शेयर देयर थॉट्स विद अदर्स। ब्लॉग इज एन इफेक्टिव वे टू इंटरैक्ट विद अदर्स। ठीक है जी। कितने टाइप के ब्लॉग्स होते हैं? पर्सनल ब्लॉग होता है जो हर कोई अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर लेता है, उसमें पॉलिटिशियंस होते हैं, म्यूजिक, फैमिली, ट्रैवल, हेल्थ, जो आपको इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड। आपको घूमने फिरने में बहुत शौक है तो आप ट्रैवल से रिलेटेड बना सकते हो। बिजनेस ब्लॉग्स होते हैं जो बिजनेस पर्सन्स होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लॉयर्स होते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं जो अपने अकॉर्डिंग ये इस टाइप के ब्लॉग्स को क्रिएट करते हैं। ठीक है, जो वही कि कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए बेसिकली वो बिजनेस ब्लॉग्स बनाते हैं। स्कूल्स की बात कर लें तो स्कूल्स में भी आजकल देखो आप टीचर्स स्टूडेंट्स को कोलैबोरेट करने के लिए हम ब्लॉग्स का यूज करते हैं कि नहीं बताओ। नॉन प्रॉफिट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी आजकल ब्लॉगिंग का यूज करती है। ठीक है, जिसमें कुछ चैरिटीज हो सकती है, फाउंडेशन हो सकती है, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को लेकर ब्लॉग्स बनाए जाते हैं। ओके, तो इतने टाइप के ब्लॉग्स होते हैं, यदि एग्जाम में आए तो लिखकर आ सकते हो। अब इसमें तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ब्लॉग्स क्रिएट करना बहुत सिंपल होता है, आपको कोई हाईटेक डिग्री की जरूरत नहीं है कि आपको एकदम एमटेक वगैरह करना है तभी आप ब्लॉग्स बना सकते हो। बेटा सिंपल यूज होता है, बस आपको एक बार थोड़ा नॉलेज मिल जाता है तो आप क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मली जैसे सोशल मीडिया पे आप काम करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम का यूज करते हो, वैसे ही आप ब्लॉगिंग का भी यूज कर सकते हो, है ना। फोटोज, वीडियोस को ऐड कर सकते हो, किसी के भी फीडबैक को दे सकते हो, आप किसी की भी पोस्ट को देखकर उसको कमेंट कर सकते हो, वही सारी चीजें यहाँ भी होती है। अब यहाँ पे एक नया ब्लॉग यदि आपको क्रिएट करना है तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्डप्रेस, जुमला, ब्लॉगर, है ना, ये सारे जो टूल्स हैं, ये सारी वेबसाइट्स है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लॉग क्रिएट करने की फैसिलिटी देती है। ऑफलाइन ब्लॉगिंग भी आप क्रिएट कर सकते हो, ऑफलाइन ब्लॉगिंग के लिए भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो आपको जिस पे भी ब्लॉग क्रिएट करना है उसके लिए आपको टॉपिक डिसाइड करना होगा। आप यदि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हो तो उस पर क्रिएट कर सकते हो, गेम से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, ट्रेवल से रिलेटेड। तो फर्स्ट यू सिलेक्ट द टॉपिक। सेकेंड, अब आपको अपने ब्लॉग का नाम सिलेक्ट करना है कि अपनी वेबसाइट जो आप बनाने वाले हो उसका नाम क्या रखोगे। तो जैसा आप ब्लॉग बनाने वाले हो, जिस पर आप फोकस करोगे, तो उससे रिलेटेड आपको नाम रखना होगा। नाउ फाइंड अ ब्लॉगिंग प्रोवाइडर दैट सूट्स टू यू। ठीक है, नाउ अ कपल ऑफ मोस्ट पॉपुलर प्रोवाइडर्स इंक्लूड ब्लॉगर, वर्डप्रेस। तो एक एड्रेस बार में आपको अपनी पर्टिकुलरली उस वेबसाइट का नाम सोचना होगा। क्लियर? जैसे ही नाम सोच लोगे फिर आपको अपने ब्लॉग का नाम देना है। जो भी ब्लॉग का नाम आपको देना है वो ब्लॉग नेम आप दे सकते हो। देन सिलेक्ट योर थीम। अब आप यहाँ पे एक थीम भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे थीम, जैसे मोबाइल में आप थीम सिलेक्ट करते हो, कलर सिलेक्ट करते हो, डार्क, लाइट, जैसे कलर की थीम सिलेक्ट करना है, वो थीम जो आपके ब्लॉग को सूट करे, है ना, वैसे थीम सिलेक्ट कर सकते हो। फिर क्या करना है भाई, ब्लॉग बन गया, नाम दे दिया वेबसाइट का, ब्लॉग का नाम दे दिया, जैसा इंटरेस्ट है वैसा बना दिया। उसके बाद में रिलेटेड पोस्ट अपलोड करना स्टार्ट कर दो। नाउ यू कैन स्टार्ट टू सेट अप द पोस्ट। अब पोस्ट को जितने भी लोग हैं आपके साथ में जो ब्लॉग को ज्वाइन करते जाएंगे वो देखेंगे, उस पर कॉमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप भी कॉमेंट कर सकते हो। सो डिसाइड वेदर यू वॉन्ट टू योर ब्लॉग टू प्राइवेट और पब्लिक। सो आप यहाँ पे सिक्योरिटी भी सेट कर सकते हो, यदि आपको पब्लिक ब्लॉग रखना है तो रख सकते हो, अदरवाइज आप इसको प्राइवेट भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे बिल्कुल आप फेसबुक और इंस्टाग्राम चलाते हो, जस्ट लाइक दिस। अब किस तरीके से वर्डप्रेस पे ब्लॉग क्रिएट किया जाता है, तो बेटा ये वर्डप्रेस का इंटरफेस मैंने यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट को आप ऐड कर सकते हो। तो वर्डप्रेस का लॉजिक होता है वही, सबसे पहले आपको ईमेल से लॉगिन करना होगा वेबसाइट पे, फिर आप जो है ये सारी प्रोसेस को यूज कर पाओगे। ठीक है जी। नाउ न्यूज ग्रुप, ये लास्ट टॉपिक है आज का। इसके बाद के जितने भी वेब सर्विसेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। न्यूज ग्रुप क्या होता है? न्यूज ग्रुप बिल्कुल वैसे जैसे आपके स्कूल का ग्रुप नहीं बना हुआ है व्हाट्सएप पे, या फिर आपने
इंस्टाग्राम पे फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना के रखा हुआ है ना, फेसबुक पे भी आप ग्रुप बनाते हो, इंस्टाग्राम पे भी ग्रुप बनाते हो, व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनते हैं, टेलीग्राम पे भी ग्रुप्स बनते हैं। बिल्कुल वैसे ही ग्रुप्स हम न्यूज ग्रुप्स के फॉर्मेट में भी क्रिएट करते हैं। अब न्यूज ग्रुप थोड़े डिफरेंट होते हैं, इनमें क्या होते हैं, वही सारे पर्संस कनेक्टेड होते हैं जो एक ही टॉपिक से इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो मैंने एक ऐसा न्यूज ग्रुप चैनल बना लिया जिसपे बेसिकली हम बात कर सकते हैं। ऐसा ग्रुप बनाया जिसमें जितने भी लोग क्रिकेट से इंटरेस्टेड होंगे वही मेरे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और वहां पे वही इंटरेस्ट की बातें भी की जाएंगी। समझ में आई बात? तो ये जो न्यूज ग्रुप्स होते हैं ना, वो आपको हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग लोगों के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हो। आप दूसरों के न्यूज ग्रुप्स में जो भी पोस्ट आते हैं उनको रीड कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक हायरार्की फॉर्म की जा सकती है। नाउ न्यूज ग्रुप्स आर इफेक्टिव वे टू शेयर इन्फॉर्मेशन विद अदर्स ऑन द इंटरनेट। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो alt.astrology नाम का एक न्यूज ग्रुप अवेलेबल है, alt.tennis नाम का एक न्यूज ग्रुप अवेलेबल है। कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको इंटरेस्ट है तो C++ computer.language नाम का ग्रुप है। तो आजकल तो बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, तो न्यूज ग्रुप को जनरली कोई नहीं करता है प्रिफर, बट न्यूज ग्रुप्स अभी भी आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर, ठीक है जी। अब इस तरीके का इंटरफेस देखो आपको देखने को मिलता है। यदि आप न्यूज ग्रुप को सर्च करोगे तो ये याहू करके आप सर्च करोगे तो याहू के भी कुछ ग्रुप्स मिल जाएंगे, जैसे ये वेलकम टू याहू ग्रुप पे आप आ चुके हो, ठीक है जी। आई बात समझ में? अब ये न्यूज ग्रुप्स को एक्सेस कैसे करोगे? यदि ये yahoo.com न्यूज ग्रुप को आपको एक्सेस करना है तो आपको एड्रेस बार में जाके उस न्यूज ग्रुप का नाम लिखना है। सपोज आपको कंप्यूटर लैंग्वेज का एक्सेस करना है तो आपने computer.language.c++ लिख दिया। जैसे एड्रेस बार में लिखोगे तो उस ग्रुप पे आप पहुंच जाओगे, न्यूज ग्रुप पे। वहां पे आपको सर्च बार मिलेगी जहां पे आप रिलेटेड टॉपिक्स को सर्च कर सकते हो, ठीक है। आपको जो भी पर्टिकुलरली सर्च करना है, आपको कोई और ग्रुप सर्च करना है तो वो आप नाम लिख के सर्च कर सकते हो। इफ यू डिसाइड दैट यू स्टिल वांट टू जॉइन दैट ग्रुप, अगर आपको उस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो वहां पे एक ऑप्शन होता है ज्वाइन दिस ग्रुप, राइट साइड में आप ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करोगे तो आपको अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी होगी और ज्वाइन पे जैसे फाइनली क्लिक करोगे तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर पाओगे, है ना। तो ये बहुत इजी वे होता है। बट न्यूज ग्रुप और ये सारी ओल्ड टेक्नोलॉजीज हो चुकी है भाई, आजकल तो जमाना कहां से कहां पहुंच गया है मैम, ठीक है जी। तो अब जो आगे की लेटेस्ट और जो फैबुलस सर्विसेज है इंटरनेट की, जो हमारे काम को बहुत कन्वीनियंट बना रही है, अगले सेशन में हम वो सारी इंपॉर्टेंट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को अभी जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि जल्दी से मैं नोट्स भी अपलोड कर देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है। इसी के साथ में यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि आगे आने वाली कुछ वीडियोस में हम HTML स्टार्ट करने वाले हैं, अमेजिंग वीडियोस विद प्रैक्टिकल आपको मिलने वाली है। अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।